हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का एमसीक्यू सीरीज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 260 क्वेश्चंस का ये पूरा सीरीज रहेगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको भी रिसर्च एप्टीट्यूड के ये सारे क्वेश्चंस मिल सकें और वो भी इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसर्च एप्टीट्यूड का ये जो 260 क्वेश्चन सीरीज है इसका पार्ट 1। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है द रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन इज, यानी जो भी रिसर्च है उसका अगर हमें इमीडिएट एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है, जिस भी रिसर्च का एम इमीडिएट एप्लीकेशन होता है वो इनमें से कौन है। पहला, एक्शन रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में यानी वीडियो नंबर 2 में टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में डिटेल में पढ़ा था और उस वीडियो का जो ड्यूरेशन था वो लगभग अराउंड 2 आवर्स का ये वीडियो बना था। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने इसको स्टडी किया था। तो देखिए, अगर इमीडिएट एप्लीकेशन चाहिए होता है और इमीडिएट एप्लीकेशन जिसका एम है जिस रिसर्च का, वो क्या हो सकता है। क्या एम्पिरिकल रिसर्च होगा? नहीं। क्या कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होगा इसमें? ये तो कॉन्सेप्ट रिलेटेड में रहता है, बिल्कुल नहीं। क्या ये फंडामेंटल रिसर्च होगा? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो एक जो बचा वो एक्शन रिसर्च, यानी जो करेक्ट आंसर है वो है एक्शन रिसर्च। करेक्ट आंसर इज एक्शन रिसर्च। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है व्हेन टू और मोर सक्सेसिव फुटनोट्स, ये फुटनोट्स के बारे में है ना, रेफर टू द सेम वर्क, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज्ड। जब दो या दो से अधिक फुटनोट्स एक ही वर्क को रेफर कर रहे होते हैं, रिफर्स टू द सेम वर्क, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या उसे हम लोग एटल कहते हैं? नहीं। एटल में क्या होता है कि जब ऑथर 3 या 3 से अधिक रहते हैं तब हम लोग एयरटेल कर देते हैं, है ना? जैसे कुमार एयरटेल, ठीक है? उसमें क्या है कि बहुत सारे ऑथर्स जो हैं उस रिसर्च पेपर में हैं, तो जो पहले ऑथर होते हैं उनके टाइटल से हम लोग एयरटेल लगा देते हैं, ठीक है? जैसे शर्मा एयरटेल, कुमार एयरटेल, लाइक दैट। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है? ऑप डॉट सिट, ऑपसिट, देखिए ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी यूज़ नहीं होता है, ये जो है ये भी यूज़ नहीं होता। तो ये जो है इबिड, ठीक है, ये है अपना करेक्ट आंसर। सो व्हेन टू और मोर सक्सेसिव फुटनोट्स रेफर्स टू द सेम वर्क, एक ही वर्क को अगर रेफर कर रहा है तो कौन सा एक्सप्रेशन हम लोग यूज़ करते हैं? इबिड हम लोग यूज़ करते हैं, है ना? और ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर 25 यानी वीडियो नंबर 25 जो हम लोगों ने किया था उसमें थेसिस राइटिंग के बारे में हम लोगों ने सीखा था, ठीक है? जो थेसिस राइटिंग है, थेसिस को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, ये हम लोगों ने उस वीडियो में डिटेल में देखा था। उस वीडियो में आपको ये डिटेल मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है 9 ईयर ओल्ड्स आर टॉलर दैन 7 ईयर ओल्ड, ठीक है? जो 9 ईयर ओल्ड है वो टॉलर है 7 ईयर ओल्ड से, ठीक है? मतलब ये मान लो टॉलर है और ये शॉर्टर हाइट में है,
है ना? तो ये 9 ईयर ओल्ड का है एंड दिस इज 7 ईयर ओल्ड का है। ठीक है, नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ रेफरेंस ड्रॉन फ्रॉम, कहाँ से ये लिया जाता है? ठीक है, वर्टिकल स्टडी, इसके लिए हम लोग वर्टिकल स्टडी का रेफरेंस लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी का रेफरेंस लेते हैं, टाइम सीरीज स्टडी का रेफरेंस लेते हैं, या एक्सपेरिमेंटल स्टडी का रेफरेंस लेते हैं। तो देखो, एक्सपेरिमेंटल स्टडी तो इसमें बिल्कुल नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं लाइक दैट, है ना? 9 ईयर जो है वो टॉलर है 7 ईयर ओल्ड के कंपैरिजन में। तो ऐसा लगेगा कि 9 ईयर और 7 ईयर, ठीक है, लेकिन ये टाइम सीरीज भी नहीं है, क्योंकि ये जरूरी तो नहीं है ना कि 9 ईयर ओल्ड हमेशा ही टॉलर रहेगा 7 ईयर ओल्ड से। हो सकता है 7 साल का बच्चा जो है वो 9 साल के बच्चे से ज़्यादा लंबा हो जाए, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है। वर्टिकल स्टडी जो है ये भी इसमें नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? दिस इज क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 4। कॉन्फ्रेंसेज आर मीन्ड फॉर, कॉन्फ्रेंस के बारे में है, और जो भी कॉन्फ्रेंस रिलेटेड लेक्चर था वो हमारा लेक्चर नंबर 23 में था। आप जा करके लेक्चर नंबर 23 या वीडियो नंबर 23 को आप जरूर देखना। ये लगभग 25 मिनट्स का ये वीडियो था, है ना? और इसमें कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड और वर्कशॉप से रिलेटेड सारे डिटेल्स हम लोगों ने कवर किया था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉन्फ्रेंसेज आर मीन्ड फॉर, कॉन्फ्रेंस में क्या क्या होता है? देखो, मल्टीपल टारगेट ग्रुप होता है, बिल्कुल होता है कॉन्फ्रेंस में। क्या ग्रुप डिस्कशन होता है? बिल्कुल होता है। अब दो आंसर मिल गया ना, तो ऑल द एबव यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही आंसर होगा। थर्ड क्या है? शो केसिंग न्यू रिसर्च। हाँ ठीक है, ये भी हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल द अबव। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक्स पोस्ट फैक्टो जो है रिसर्च, इसके बारे में हम लोगों ने अपने लेक्चर नंबर 2 में, यानी वीडियो नंबर 2 में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च जो है, या टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है, ये हम लोगों का था, और इसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसको देखा है, और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है ये हम लोगों ने उसमें स्टडी किया है। तो आइए चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। पहला है द रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर, आफ्टर द इंसिडेंट। दूसरा भी देख लेते हैं क्या है, द रिसर्च इज कैरिड आउट प्रायर टू द। अब प्रायर लिखा है, इसका मतलब भाई ये तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टो है ना, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, है ना, तो ये तो प्रायर नहीं होगा। द रिसर्च इज कैरिड आउट अलोंग विद द हैपनिंग ऑफ एन इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट हो रहा है और उसी के साथ साथ रिसर्च भी कैरी किया जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। द रिसर्च इज कैरिड आउट कीपिंग इन माइंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ एन इंसिडेंट, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ए, है ना। द रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट, यानी कोई इंसिडेंट हो गया उसके बाद जो है हम लोग उस पर रिसर्च कैरी करते हैं या रिसर्च करते हैं, वो हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहलाता है। सो करेक्ट आंसर इज ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? रिसर्च एथिक्स डू नॉट इंक्लूड। देखो, रिसर्च एथिक्स जो है काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने इसके बहुत सारे वीडियोस पार्ट बाय पार्ट निकाले थे। लेक्चर नंबर 18 में आप देखना, लेक्चर नंबर 19 में आप देखना, और लेक्चर नंबर 20 में आप देखना। लेक्चर नंबर 18 जो रहा वो हम लोगों का रिसर्च एथिक्स के बारे में रहा था, है ना। लेक्चर नंबर 19 जो हम लोगों का था वो रिसर्च एथिक्स में ही रिलायबिलिटी क्या होता है उससे रिलेटेड था। और लेक्चर नंबर 20 या वीडियो नंबर 20 जो है वो रिसर्च एथिक्स में ही वोलेटिलिटी क्या होता है उसके बारे में, उसमें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। तो आप लेक्चर नंबर 18 को या वीडियो नंबर 18 को जा करके जरूर देखिए, उसमें आपको रिसर्च एथिक्स के पूरे डिटेल्स मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में है रिसर्च एथिक्स डू नॉट इंक्लूड, जो इंक्लूड नहीं करता है। क्या क्या इंक्लूड नहीं करता है? देखो, ऑनेस्टी तो ये बिल्कुल इंक्लूड करता है, इंटीग्रिटी जो है वो भी इंक्लूड करता है, ऑब्जेक्टिविटी ये भी इंक्लूड करता है। तो क्या इंक्लूड नहीं करता? तो सब्जेक्टिविटी ये इंक्लूड नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, दिस इज रिसर्च एथिक्स डू नॉट इंक्लूड सब्जेक्टिविटी। ठीक है, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, और रिसर्च पेपर इज अ ब्रीफ
रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन, यहाँ हम लोगों को रिसर्च पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि रिसर्च पेपर क्या है। रिसर्च पेपर इज अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है ये, है ना। तो रिसर्च पेपर से रिलेटेड जो वीडियो था वो हमारा लेक्चर नंबर 22 था, और लेक्चर नंबर 22 मतलब वीडियो नंबर 22, आप अगर इसको जा कर के देखोगे तो वहाँ पर रिसर्च आर्टिकल से रिलेटेड ये वीडियो हम लोगों का था। वहाँ काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल कैसे लिखते हैं, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, है ना, ये सब कुछ उसमें हम लोगों ने कवर किया था काफ़ी डिटेल में। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किस पर बेस्ड होता है, तो देखिए, क्या ये प्राइमरी डेटा ओनली, ओनली मेंशन किया है, तो क्या ये सिर्फ प्राइमरी डेटा पर होता है, नहीं। सेकेंडरी डेटा ओनली, क्या सिर्फ ये सेकेंडरी डेटा पर होता है, नहीं। क्या ये दोनों में नहीं होता है, नन ऑफ द एबव, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर देखो आप, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, तो रिसर्च पेपर जो होता है उसमें हमारा प्राइमरी डेटा भी आता है और हमारा सेकेंडरी डेटा भी आता है, और इन पर ही ये बेस्ड होता है। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग जान पाते हैं, है ना। जो भी आंसर नहीं है उसको आप हटा लो, जो बच जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि न्यूटन गेव 3 बेसिक लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। साइंटिस्ट जो थे सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने लॉज ऑफ मोशन के 3 बेसिक लॉज उन्होंने प्रोवाइड किए थे। नाउ दिस रिसर्च इज कैटेगराइज्ड एज, अब ये जो रिसर्च इन्होंने किया था ये हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, इसका मतलब हुआ कि ये क्लासिफिकेशन, है ना, ये क्या हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च से रिलेटेड पूछा जा रहा है, या फिर इसको आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ रिसर्च से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हम लोगों ने कवर किया था अपने लेक्चर नंबर 2 में, यानी वीडियो नंबर 2 में, और काफ़ी डिटेल्ड वीडियो ये बना था। आप ज़रूर इस वीडियो को जा करके देखना, यहाँ लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, आप इसको ज़रूर जा करके देखना। और यहाँ जब आप इस लेक्चर को देखोगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च से या टाइप्स ऑफ रिसर्च से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो हम लोग सॉल्व जरूर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो न्यूटन ने लॉ दिया था ये किस कैटेगरी में आता है, तो क्या ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आता है, नहीं। क्या ये सैंपल सर्वे आता है, क्या उन्होंने सर्वे किया था, ये तो बिल्कुल नहीं, सैंपल सर्वे तो बिल्कुल नहीं था। क्या ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च था, नहीं, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी नहीं था। क्या ये फंडामेंटल रिसर्च था, यस, ये फंडामेंटल रिसर्च था, क्योंकि बेसिक लॉज ऑफ मोशन कई सारे एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए थे और फंडामेंटल रिसर्च इन्होंने कैरी किया था। अप्लाइड रिसर्च भी नहीं है ये। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी, विच इज फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज, यानी कुछ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हैं एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज के, असेंबल्ड एट अ प्लेस, एक जगह पर असेंबल होते हैं, एंड प्रिपेयर्ड अ सिलेबस फॉर अ न्यू कोर्स, एक नए कोर्स के लिए वो लोग मिल करके एक सिलेबस प्रिपेयर करते हैं। नाउ द प्रोसेस में बी टर्म्ड एज, अब इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, है ना। वहां पर काफी सारे एक्सपर्ट्स आए एक पर्टिकुलर एरिया के, ठीक है, जो नॉलेजेबल पर्सन है, और वहां पर बैठ के उनको एक नया कोर्स डिजाइन करना है, और उसमें उन लोगों ने उसका सिलेबस बनाया है। तो बताइए इसको हम लोग क्या कहेंगे। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने अपने लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 में, लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों ने इसको स्टडी किया था। लेक्चर नंबर 9 जो हमारा था वो था, रिलेट करता है, वेट, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पर जो था ये जो, ये जो टॉपिक है ये हम लोगों ने कवर किया है कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप रिलेटेड जो वीडियो है हम लोगों का, लेक्चर नंबर 23
यानी वीडियो नंबर 23 उसमें हम लोगों ने कवर किया है। तो उसे जा कर के आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा है ना? और सेमिनार, सिम्पोजियम, ये हमारा लेक्चर नंबर 24 था, ठीक है? तो 23 और 24 को जब आप पढ़ेंगे तो इसका आप आंसर ज़रूर कर पाएँगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ऐसे एक्सपर्ट्स आते हैं जो एक पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग करते हैं और उनको एक कोई नया कोर्स डिज़ाइन करना होता है, तो वो हमारा कहलाता है क्या? वर्कशॉप, ठीक है? तो वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस ये हम लोगों ने अपने वीडियो नंबर 23 में कवर किया है काफ़ी अच्छे से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर बी, दैट इज वर्कशॉप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, जब हम लोग रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय, ठीक है? यानी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद क्या आता है? क्या स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव आता है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव तो पहले ही आ जाता है। क्या एनालिसिस ऑफ डेटा है? अब जब तक हम लोग डेटा ही कलेक्ट नहीं करेंगे तब तक उसको एनालिसिस कैसे करेंगे? तो ये भी नहीं होगा। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स, जो भी रिसर्च टूल्स है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे? नहीं, अभी तो हम लोगों ने जस्ट फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस किया है। जब हम लोग हाइपोथेसिस बना लेते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं। जब डेटा का कलेक्शन हो जाएगा तब एनालिसिस ऑफ डेटा हम लोग करेंगे। यानी करेक्ट आंसर जो है वो हमारा क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है? और ये जो था हमारा हाइपोथेसिस से रिलेटेड, वो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 में कवर किया था। जो लेक्चर नंबर 6 था वो था वर्किंग हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, यानी कैसे हम लोग हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं, वो लेक्चर नंबर 6 में था। आप इसे जाकर जरूर देखिएगा। और कलेक्शन ऑफ डेटा जो है ये हम लोगों ने कवर किया था लेक्चर नंबर 9 में, है ना? लेक्चर नंबर 9 जो था वो हम लोगों का था कलेक्शन ऑफ डेटा एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। ये दोनों टॉपिक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 9 में यानी वीडियो नंबर 9 में हम लोगों ने कवर किया है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय कलेक्शन ऑफ डेटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ रिसर्चर आर। रिसर्चर का एक जो एसेंशियल क्वालिटी है वो क्या होना चाहिए? इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और ये हम लोगों ने कवर किया है अपने लेक्चर नंबर 1 में यानी वीडियो नंबर 1 में। और काफ़ी डिटेल हम लोगों ने उसमें बातें की थी, है ना? काफ़ी कुछ समझा था। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। द एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ रिसर्चर, किसी भी एक रिसर्चर के पास उसका क्या क्वालिटी होना चाहिए? स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी, ये तो होना चाहिए, है ना? जो भी इंक्वायरी करना है किसी के दबाव में नहीं करना है, फ्रीली इंक्वायरी करना है और उसमें एक जोश होना चाहिए, स्पिरिट भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, रिलायंस ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस, जो भी ऑब्जर्वेशन उसने किया है, जो भी एविडेंस उसको मिला है, उस पर वो भरोसा करेगा, ना कि किसी के कहे सुने बातों पर। क्या ये भी एक क्वालिटी होता है रिसर्चर में? बिल्कुल होता है। थर्ड है सिस्टमेटाइजेशन और थियोराइजिंग ऑफ नॉलेज, किसी भी नॉलेज का अच्छे से थियोराइज करना, उसको अच्छे से उसको सिस्टमैटिकली अरेंज करना उसको। क्या ये एक अच्छे रिसर्चर का क्वालिटी है, उसका गुण है? बिल्कुल है। यानी ऑल द अबव, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द अबव। हम्म। और ये आप लेक्चर 1 जरूर देखना, उसमें हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का रिसर्च इज कंडक्टेड टू, ठीक है? रिसर्च कंडक्टेड टू क्या होगा? जनरेट, सो रिसर्च इज कंडक्टेड टू जनरेट न्यू नॉलेज, क्या ऐसा है? ठीक है, अच्छी बात है भाई, न्यू नॉलेज के लिए भी हम लोग रिसर्च जरूर करते हैं, ये बात सही है। रिसर्च इज कंडक्टेड टू नॉट टू डेवलप अ थ्योरी, किसी थ्योरी को डेवलप नहीं करने के लिए रिसर्च करते हैं? ना भाई ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हम लोग थ्योरी तो डेवलप करते ही करते हैं, है ना? तो ये तो नहीं होगा। रिसर्च इज कंडक्टेड टू ऑब्टेन रिसर्च डिग्री, बिल्कुल सही बात है। आप जब रिसर्च कर रहे हो पीएचडी में, है ना, तो आप एक रिसर्च डिग्री के लिए कर रहे होते हैं।
ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल सही बात है। रिसर्च इज कंडक्टेड टू री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको फिर से इंटरप्रिटेशन करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए आप रिसर्च करते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी आंसर सही है, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आंसर जो है वो हमारा सही है। अब जरा देखें कि ऑप्शन में फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ कहाँ है। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर डी में फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है, यानी हमारा करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, और ये हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च में से पढ़ा था, यानी लेक्चर नंबर 1, यानी वीडियो नंबर 1। काफ़ी डिटेल वीडियो था, आप उसे ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ हाइपोथेसिस इज। अब हाइपोथेसिस से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया है अपने लेक्चर नंबर 6 में। लेक्चर नंबर 6 जो है वो वर्किंग हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, किस तरह से हम लोग हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं, वो हम लोग लेक्चर नंबर 6 या आप कह सकते हैं वीडियो नंबर 6 पे हम लोगों ने उसको पढ़ा है काफ़ी डिटेल में। तो हाइपोथेसिस क्या है? अ हाइपोथेसिस इज अ लॉ, क्या ये एक लॉ है? इज अ कैनन, इज अ पॉस्टुलेट, हाइपोथेसिस क्या पॉस्टुलेट है, या हाइपोथेसिस एक सपोजिशन है? तो जी हाँ, हाइपोथेसिस क्या है, हमारा एक सपोजिशन है। हम लोग हाइपोथेसिस मान के चलते हैं कि जो हम लोग सोचे हैं वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो हाइपोथेसिस एक लॉ नहीं है। जब कुछ प्रूफ हो जाएगा ऐसी चीज़ें, तब हो सकता है कि वो लॉ बन जाए। ठीक है, तो वो लॉ नहीं है, वो पॉस्टुलेट भी नहीं है, कैनन भी नहीं है। क्या है? सपोजिशन है। करेक्ट आंसर है डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, सपोज you want to investigate the working efficiency of nationalized bank in India। इंडिया में कोई एक बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, उसके एफिशिएंसी को हम लोगों को देखना है, जानना है, क्या उसका वर्किंग एफिशिएंसी है, उसको अगर हम लोगों को टेस्ट करना है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू फॉलो, इसमें से आप क्या फॉलो करेंगे? ठीक है, यानी ये हमारा एक सैंपल डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्या है स्टूडेंट्स? सैंपल डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और सैंपल डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन जो था, या इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी था, वो हम लोगों ने अपने लेक्चर नंबर 8 में इसे पढ़ा है, यानी वीडियो नंबर 8। अगर आप वीडियो नंबर 8 को देखेंगे, डिटरमाइनिंग सैंपल डिजाइन, है ना, तो ये काफ़ी डिटेल में जो भी सैंपल डिजाइनिंग है या जो भी सैम्पलिंग टेक्निक है, ठीक है, या डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पलिंग है, वो डिटेल में हम लोगों ने इस नोट्स में पढ़ा है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर हम लोगों को वर्किंग एफिशिएंसी किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया, अगर इसको हम लोगों को जानना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? क्या एरिया सैम्पलिंग करेंगे? नहीं। क्या मल्टी स्टेज सैम्पलिंग करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट एज सच लेकर के हम लोग सैम्पलिंग करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम लोग कोटा सैम्पलिंग करेंगे? बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या करने वाले हैं? सीक्वेंशियल सैम्पलिंग हम लोग करेंगे, यानी हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। ठीक है, तो जब भी हम लोग एक नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया, यानी किसी एक कंट्री में एक नेशनलाइज्ड बैंक है, ठीक है, जैसे मान लो नेशनलाइज्ड बैंक अपना बैंक ऑफ इंडिया है, अगर उसका वर्किंग एफिशिएंसी हम लोगों को चेक करना होगा, तो हम लोगों को सीक्वेंशियल सैम्पलिंग को फॉलो करना होगा। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? कंट्रोल्ड ग्रुप कंडीशन इज अप्लाइड इन। अब ये जो कंट्रोल्ड ग्रुप कंडीशन है, ठीक है, ये रिलेट करता है हमारा मेथड ऑफ रिसर्च से। ये करता है हमारा मेथड ऑफ रिसर्च से। और मेथड ऑफ रिसर्च में भी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में पढ़ा था। एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जो भी मेथड ऑफ रिसर्च है ना, ये हम लोगों का एक कंप्लीट वीडियो चला था, लेक्चर नंबर 14 से लेकर के लेक्चर नंबर
लेक्चर नंबर 17 तक, ठीक है। लेक्चर नंबर 14 में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में। लेक्चर नंबर 15 में हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जर्वेशनल मेथड के बारे में। लेक्चर नंबर 16 में हम लोगों ने पढ़ा था सर्वे मेथड के बारे में। और लेक्चर नंबर 17 में हम लोगों ने पढ़ा था केस स्टडी एंड टेस्ट मेथड के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 14 से लेकर के 17 तक, यानी वीडियो नंबर 14 से लेकर के 17 तक अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? कंट्रोल्ड ग्रुप कंडीशन इज अप्लाइड इन, यानी जब हम लोग कोई कंट्रोल ग्रुप लेते हैं, है ना, उसमें उस वीडियो में हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंटल मेथड का जो वीडियो था, वीडियो नंबर 14, है ना, ये बिलोंग कर रहा है हमारा वीडियो नंबर 14 यानी लेक्चर नंबर 14 से। इसमें हम लोगों ने कंट्रोल ग्रुप के बारे में काफ़ी अच्छे से समझा था कि हम लोग कैसे कंट्रोल ग्रुप को लेते हैं, है ना, और क्यों हम लोग कंट्रोल ग्रुप को लेते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग कंट्रोल ग्रुप ले रहे हैं मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंटल मेथड ही कर रहे हैं। आप आंख बंद करके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे टिक लगा सकते हो, ठीक है। फिर भी देख लो, सर्वे रिसर्च करेंगे? बिल्कुल नहीं, सर्वे रिसर्च में हम लोग कोई भी कंट्रोल ग्रुप नहीं लेते हैं। क्या हिस्टोरिकल रिसर्च करेंगे? बिल्कुल नहीं, इसमें भी हम लोग कंट्रोल ग्रुप नहीं लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी हम लोग कंट्रोल ग्रुप को नहीं लेते हैं। हम लोग जब भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं वहीं पर हम लोग कंट्रोल ग्रुप को लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि इतना अच्छा और इतना डिटेल वीडियो एक एक टॉपिक का ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और जो भी नोट्स है उस नोट्स को हम लोग पढ़ते हुए उसके काफ़ी एक्सप्लेनेशंस को हम लोगों ने किया है और काफ़ी एक्सप्लेन्स करके हर एक पॉइंट को हम लोगों ने स्टडी किया है। तो इसीलिए ये काफ़ी है आपके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड को जानने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा? वर्कशॉप्स आर मीन्ड फॉर, यानी वर्कशॉप से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्त। वर्कशॉप क्या है? क्या होता है ये? क्या ये गिविंग लेक्चर्स होता है? मल्टीपल टारगेट ग्रुप को ये इज मीन्ड फॉर मल्टीपल टारगेट ग्रुप? क्या वर्कशॉप आर मीन्ड फॉर शोकेस न्यू थ्योरीज और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस? क्या इसके लिए होता है? तो आप जानोगे कि जब भी वर्कशॉप लगता है कहीं पर, है ना, तो वहाँ पर लेक्चर देने के लिए वो नहीं होता, या वो मल्टीपल टारगेट ग्रुप को टारगेट करने के लिए नहीं होता, है ना। कोई नए थ्योरी को वहाँ दिखलाने के लिए, है ना, कि हमने कोई नया थ्योरी बनाया है वो उसके शोकेस के लिए वो नहीं होता। वर्कशॉप किस लिए होता है? वर्कशॉप होता है आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देने के लिए या फिर जो भी एक्सपीरियंस है वो आपको प्रोवाइड करने के लिए। तो वर्कशॉप आर मीन फॉर, डी आंसर है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एंड और एक्सपीरियंस। और ये जो वर्कशॉप है कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप, ये हमारा लेक्चर नंबर 23 बहुत खूबसूरती के साथ इसे बनाया गया है। काफ़ी एक्सप्लेनेशन और डिटेल आपको इसमें मिलेगा। कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप से रिलेटेड ये वीडियो है, वीडियो नंबर 23 या लेक्चर नंबर 23। आप जाकर जरूर देखना, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसर्च टूल? ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा जो है वो हमारा रिसर्च टूल है। अब देखो, रिसर्च टूल, है ना, यानी ये हमारा सर्वे मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है? हमारा सर्वे मेथड से। और ये हम लोगों ने अपने लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर, कुछ चीज़ें लेक्चर नंबर 9 में कवर हुई हैं और जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो लेक्चर नंबर हमारा हम लोगों का 16 में कवर हुआ है। यानी वीडियो नंबर 9 में कुछ चीज़ें कवर हुई हैं और मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो वीडियो नंबर 16 में कवर हुई हैं, ठीक है। तो आप इसे जा कर के देख सकते हैं और देखना भी चाहिए। काफ़ी डिटेल में ये वीडियो है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। थोड़ा लंबा ज़रूर है क्योंकि एक्सप्लेनेशन है तो लंबा तो होगा ही, लेकिन जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये लेक्चर या ये वीडियो देखना आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। इसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा, है ना।
तो सर्वे मेथड से रिलेटेड ही है। तो फिर से आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो रिसर्च टूल है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसर्च टूल? क्या ग्राफ हमारा रिसर्च टूल है? बिल्कुल नहीं भाई, ग्राफ हमारा रिसर्च टूल नहीं है। इलस्ट्रेशंस जो होता है क्या हमारा रिसर्च टूल है? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चनेयर क्या ये हमारा रिसर्च टूल है? बिल्कुल। सर्वे में हम लोग क्वेश्चनेयर ही करते हैं, क्वेश्चनेयर बनाते हैं। एक अच्छे क्वेश्चनेयर को बनाने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट होता है, किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, वो हम लोगों ने सर्वे मेथड में पढ़ा है इस चीज़ को, ठीक है? मेथड ऑफ रिसर्च के अंदर में सर्वे मेथड आता है। हम लोगों का ये लेक्चर नंबर 16 में या वीडियो नंबर 16 में हम लोगों ने इसे कवर किया है। उसमें आप ज़रूर उसमें आप देखना ये चीज़ें कवर हुई हैं। डायग्राम्स जो होता है, डायग्राम्स क्या रिसर्च टूल है? नहीं, डायग्राम बना करके आप एज़ सच चीज़ें नहीं कर सकते हो, तो ये हमारा रिसर्च टूल नहीं है। हमारा रिसर्च टूल क्या है? क्वेश्चनियर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स? क्वेश्चन सी, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है रिसर्च इज़ नॉट कंसिडर्ड एथिकल इफ इट, यानी जो भी रिसर्च है उसको हम लोग एथिकल कंसिडर नहीं करेंगे इफ इट ट्राइज टू प्रूव अ पर्टिकुलर पॉइंट। अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को ये प्रूव करना चाह रहा है सॉरी, रिसर्च इज नॉट कंसिडर्ड एथिकल इफ इट ट्राइज टू प्रूव अ पर्टिकुलर पॉइंट। अच्छा, इफ इट डज नॉट एंश्योर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी ऑफ द रेस्पोंडेंट, अगर रेस्पोंडेंट जो भी है उसके प्राइवेसी और एनोनिमिटी को अगर ये इंश्योर नहीं करता है तो भाई दिक्कत हो जाएगा, है ना? तो रिसर्च इज नॉट कंसिडर्ड एथिकल। डज नॉट इन्वेस्टिगेट द डेटा साइंटिफिकली। ओके, अगर रिसर्च हम लोग कर रहे हैं और जो डेटा है उसको हम लोग साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट ना करें, हैफाजार्डली कुछ भी इधर से उधर करके इन्वेस्टिगेट कर दें, तो क्या वो हमारा सही है? बिल्कुल सही नहीं है। तो हमें जानना होगा कि एथिकल क्या है, यानी एथिक्स ऑफ रिसर्च क्या है, यानी रिसर्च एथिक्स ये क्या है? और ये रिसर्च एथिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 18 में, लेक्चर नंबर 19 में और लेक्चर नंबर 20 में, यानी वीडियो नंबर 18, 19 और 20 में। वीडियो नंबर 18 में काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को हम लोगों ने जाना है कि रिसर्च एथिक्स क्या होता है, ठीक है? इसके क्या फीचर्स हैं, इसके अंदर में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी हम लोगों ने 19 और 20th वीडियो में जाना है और समझा है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लेक्चर नंबर 18 ज़रूर देखना। उसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और इससे रिलेटेड डिटेल्स भी मिल जाएगा कि रिसर्च इज़ नॉट कंसिडर्ड एथिकल इफ, देखो, डज़ नॉट इंश्योर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी ऑफ द रेस्पोंडेंट, अगर ये नहीं करता है तो ये बात गलत है। लेकिन जब एथिक्स का बात आता है या एथिकल का बात आता है तो डज नॉट इन्वेस्टिगेट द डेटा साइंटिफिकली, अगर ऐसा नहीं हो तो रिसर्च हमारा एथिकल है ऐसा कंसिडर हम लोग नहीं कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है? रिसर्च इज नॉट कंसिडर्ड एथिकल इफ इट डज नॉट इन्वेस्टिगेट द डेटा साइंटिफिकली, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19। अ गुड पीस ऑफ रिसर्च इज अ प्रोडक्ट ऑफ, अ गुड पीस ऑफ रिसर्च इज अ प्रोडक्ट ऑफ, अगर एक अच्छा रिसर्च हम लोग कर रहे हैं तो ये किसका किसका प्रोडक्ट है, मतलब किन किन चीज़ों से ये हमारा बन जाएगा, ठीक है? तो कलेक्टिव स्कॉलरशिप, मतलब बहुत सारे सारे स्कॉलरशिप्स अगर मिल रहे हैं तो क्या ये एक गुड पीस ऑफ रिसर्च है? ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है? गुड लाइब्रेरी, बहुत अच्छा लाइब्रेरी हमने बना रखा है तो क्या बहुत अच्छा रिसर्च कर देंगे? ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। अब पेनिट्रेटिंग एंड एनालिटिकल माइंड, अगर एनालिटिकल माइंड है और पेनिट्रेटिंग माइंड है, मतलब एकदम तह तक जा करके सोचने वाली बुद्धि है, दिमाग है, तो क्या ये हमारा एक गुड पीस ऑफ रिसर्च हो सकता है? हो सकता है, ठीक है? लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। अ टच ऑफ जीनियस, मतलब जीनियस लोगों के संपर्क में अगर हम रहेंगे तो क्या रिसर्च जो होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा? नहीं। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, अ पेनिट्रेटिंग एंड एनालिटिकल माइंड
ठीक है, अ गुड पीस ऑफ रिसर्च इज अ प्रोडक्ट ऑफ, है ना, पेनिट्रेटिंग माइंड एंड एनालिटिकल माइंड। और ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 1 हम लोगों का था मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, यानी वीडियो नंबर 1। ठीक है, तो इसे भी जा करके आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आएगा। रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, एम क्या होता है और क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च का। काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने इस वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में इस चीज़ को जाना है। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को समझ में आ गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है रिसर्च इज, यानी रिसर्च क्या है। तो रिसर्च से रिलेटेड यानी इसके मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक अभी हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में इसे डिस्कस किया है काफ़ी अच्छे से। आप इस लेक्चर को या इस वीडियो नंबर 1 को अगर आप देखेंगे तो मीनिंग ऑफ रिसर्च के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च के बारे में, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च के बारे में आप काफ़ी अच्छे से जान पाएंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है रिसर्च इज, रिसर्च क्या है। सर्चिंग अगेन एंड अगेन, बार बार उसको सर्च करना, क्या ये रिसर्च है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। क्या है, रिसर्च इज फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम अगर है उसका सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना क्या रिसर्च है। ये भी थोड़ा सा ब्लर लग रहा है, और आगे बढ़ते हैं ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन है वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे, बिल्कुल सही, टू सर्च फॉर ट्रुथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। काफी अच्छे से इसमें बताया गया है कि रिसर्च क्या है। रिसर्च इज वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रुथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम का सच्चाई से उसको खोजना, साइंटिफिक वे में उसे खोजना, ये हमारा रिसर्च है। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। ये जो रिसर्च है इसका करेक्ट आंसर सी है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हो कि जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, है ना, वो जो भी नोट्स हम लोगों ने पढ़ा है उस नोट्स के अकॉर्डिंग ही ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे आ रहे हैं। तो यानी जो भी वीडियोस हम लोगों ने बनाया है ना, 25 वीडियोस, ठीक है, ये रिसर्च एप्टीट्यूड का, ये काफ़ी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप अगर इसे थोड़ा सा समय दे करके वीडियो नंबर 1 से लेकर के वीडियो नंबर 25 तक, या आप ये कह लो लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 25 तक, आप अगर ये कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो ऐसा मैं गारंटी ले सकता हूँ, है ना, कि आप रिसर्च एप्टीट्यूड के, ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड का ये जो क्वेश्चन आता है पेपर 1 में, आप 100% सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो थैंक यू। ये वीडियो, इस वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया। 260 क्वेश्चन का ये सीरीज है, तो हर एक वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, इसे मिस मत करिएगा, भले फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, इसे मिस मत करिएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर प्रयास के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 20 क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास, भाग मत, भाग मत।